ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की नमोस्तु वर्ष। आचार्य सोमदेव सूरी विरचित नीति वाक्य अमृत ग्रंथ के माध्यम से जो आनुवीक्षिकी समुद्देश नाम का यह अध्याय चल रहा है, इसमें अध्यात्म विद्या का वर्णन किया जा रहा है। अध्यात्म विद्या का वर्णन करते हुए जो हमारे अंतरंग में दुख या सुख उत्पन्न होते हैं, उनका भी विश्लेषण यहाँ पर अच्छे ढंग से किया जा रहा है। जब हम अपने दुख और सुखों के कारणों को जानने लगते हैं, तो हम उन कारणों के माध्यम से अपनी दृष्टि उन दुख सुख पर ले जा करके उसे हम कम भी कर सकते हैं, उसे हम बढ़ा भी सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जब हम कारणों की ओर देखते हैं तो जिस तरह के कारण होते हैं उसी तरह का कार्य भी हमारे सामने आता है। सुख के कारण होते हैं तो सुख का कार्य होगा, दुख के कारण होते हैं तो दुख का कार्य होगा। ये सामान्य से संसारी जीवों के सभी सुख दुखों का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है। कल भी आपके लिए यही कारण का विषय बताया जा रहा था कि सुख के 4 कारण हैं। कितने कारण बताए थे, याद है? पहला कारण अभ्यास, दूसरा कारण अभिमान, ये सुख का कारण है, और तीसरा कारण संप्रत्यय, और चौथा कारण विषय। आज हम उस तीसरे कारण की बात करते हैं, जैसे संप्रत्यय कहा जाता है। उसके लिए यहां सूत्र है, सूत्र नंबर 15, अतद गुणे वस्तुनि तद गुणत्वेन अभिनिवेशः संप्रत्ययः। यहां संप्रत्यय इस शब्द से क्या कहा जा रहा है? अतद गुणे वस्तुनि, यानी जो वस्तु गुणों वाली नहीं है, उसमें उस तरह के गुण नहीं हैं, फिर भी उसे उस तरह के गुणों से भर देना या उस गुणों से युक्त कर देना, इस तरह का अभिनिवेश जो है उसको संप्रत्यय कहते हैं। अभिनिवेश का मतलब भाव होता है, ज्ञान होता है। यानी जिस वस्तु में गुण नहीं भी हो, उस वस्तु को भी हम गुणवान बना दें। इस तरह का जो हमारे अंदर एक कला आ जाती है, उस कला का नाम संप्रत्यय कहा जाता है।
अब ये एक कला है। वस्तु या व्यक्ति अगर गुणवान नहीं भी है तो भी उसके अंदर कुछ गुणों का अभिनिवेश उत्पन्न कर देना, उसमें गुणों का भाव उत्पन्न कर देना। वस्तु के अंदर कई बार ऐसा लगता है कि वस्तु में कोई भी गुण नहीं है, कोई भी ये वस्तु काम की नहीं है। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो वस्तु किसी काम की नहीं होती है उसको भी वो कुछ काम की बना लेते हैं। इस तरह की कला जिनमें आती है उसे संप्रत्यय नाम की यह कला कही जाती है। और इस संप्रत्यय के माध्यम से भी वस्तु के गुणों को आरोपित करके सुख प्राप्त कर लिया जाता है। अब ये किसी भी तरह से कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा संपादित हो सकती है। ये कला है और ये कला किसी के द्वारा संपादित हो सकती है। वस्तु कभी कभी ऐसी लगती है जैसे कोई चीज की एक्सपायरी डेट हो गई, आपने उसको बिल्कुल कबाड़े की तरह, है ना, घर के स्टोर में डाल दिया या घर के बाहर कहीं। अब जब भी कोई मांगने वाला आएगा, आजकल तो कबाड़ निकालने वाले भी खूब घूमते हैं, माइक लगा के घूमते हैं। जिनके घर में कोई ये पुराना सामान है ना, जिसकी जो है एक्सपायरी डेट हो चुकी हो, ऐसा कोई सामान घर में पड़ा हो, सब बेच दें, चाहे वो टीवी हो, कूलर हो, फ्रिज हो, कुछ भी हो। तो इस तरीके की चीजें जो किसी काम की नहीं रही, उनको भी कुछ काम की बना देना, ये भी अपने आप में एक बड़ी कला है। और इस कला के माध्यम से भी आदमी को सुख प्राप्त हो सकता है। ये अपने आप में कला चातुर्य से होने वाला सुख है। समझ आ रहा है? घर में, दुकानों में इस तरीके की बहुत सारी चीजें हुआ करती। आपने देखा होगा, लोग अगर इस तरीके की कलाकारी से कुछ अर्जित कर लेते हैं तो वह भी सुख का कारण बन जाता है। मान के चलो कि घर में बहुत सारी फटी पुरानी साड़ियां होती हैं, कपड़े होते हैं, धोतियां होती हैं, और इस तरीके के वो फटे पुराने हो गए हैं कि बस वो किसी काम में नहीं आ सकते। अब उनसे भी कुछ अच्छी चीज बनाई जा सकती है? समझ आ रहा है? क्या अच्छा बन सकता है? पहले घरों में देखा जाता था, उसकी भी कटिंग करके लंबी लंबी उसकी भी पट्टियां जोड़ करके, और वो रंग बिरंगी भी होती, सब चल जाए। और जितनी रंग बिरंगी होंगी उतनी अच्छी डिजाइन बनेगी। और उसके माध्यम से एक ताना वाना जोड़ लिया जाता है और एक तार लगा करके एक फ्रेमिंग कस के, और उसके ऊपर जो है एक दरी टाइप की, चादर टाइप की वो चीजें उससे बन जाती हैं। समझ आ रहा है? बस उसमें पिरोते चले जाओ, एक तार छोड़ करके, और वो जो है पहले सीधी सीधी, फिर आड़ी आड़ी, ऐसे करके दोनों तरफ कस के उसको बिल्कुल बढ़िया टाइट दरी बन जाती है, चटाई बन जाती है, कोई भी अच्छी चीज बन जाती है। जो बिल्कुल आपके लिए यूजलेस हो गया है कपड़ा, वह भी कतरन भी काम में आ जाती है। कला होनी चाहिए, और वो कतरन बड़ी अच्छे से काम में आ जाती है, कोई बड़ी भारी कला नहीं लगती है। जो लोग सिलाई, कढ़ाई, बुनाई की कलाएं जानते हैं, वो इस तरह की कलाओं के माध्यम से भी ये काम कर लेते हैं। और घर की 4 चीजें फटी पुरानी पड़ी थी, और उससे एक बढ़िया सुंदर सी एक दरी बनके तैयार हो गई, आसनी बैठने की बनके तैयार हो गई। अब घर वाले जब देखेंगे ये आसनी कहां से आई, ये कौन सी दुकान से आई, तो घर में कोई पूछे और घर वाले में कोई कहे नहीं ये दुकान से नहीं आई, ये घर की बहू ने बनाई, ये घर की बेटी ने बनाई, तो अपने आप उससे उत्पन्न होने वाला सुख घर में दूसरों के लिए भी सुखकारी होगा, और जिसने बनाई उसके लिए भी सुखकारी होगा। ये भी अपने आप में एक सुख उत्पन्न करने की बात है। कि देखो, बच्चा मान लो है, कोई कुछ ज्यादा याद करना नहीं जानता, ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं जानता, लेकिन ये काम तो कोई भी आराम से सीख सकता है, कर सकता है।
जरूरी नहीं कि बच्चा जब बहुत अच्छा पढ़ पाए, अच्छे नंबर ला पाए, तभी वो सुख आपके लिए पैदा करे। ये तो बता दिया अभ्यास से सुख मिलता है, ये कल बताया। अब वो अभ्यास भी आपके लिए बुद्धि को बढ़ाने वाला हो तो सुख मिले। अभ्यास आप कर रहे हैं, आपके भीतर कोई नया प्रत्यय उत्पन्न नहीं हो रहा है, कोई नया ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है, आपके अंदर कोई नया भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो अब क्या करोगे? तो उसके लिए यह संप्रत्यय है। ऐसा ज्ञान जो आपके अंदर किसी कला कुशलता के माध्यम से आपको सुखी बना सकता है, वो संप्रत्यय कहलाता है। वस्तु में कोई गुण नहीं है, वस्तु व्यर्थ हो गई थी, फटी पुरानी धोती, साड़ी, टुकड़े, उसको आपने एक बैठने योग्य चटाई बना दिया। बताओ अच्छी बात है कि नहीं? अतद गुण वस्तु में आपने उसके अंदर गुणकारी भाव डाल दिया। यही भाव उसके लिए सुख का कारण हो जाता है, जो ऐसा कार्य करना जानता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं हमेशा बुद्धि से ही सुख मिले, ज्ञान बढ़ने से ही सुख मिले, जरूरी नहीं है। जिनके पास में ज्ञान बुद्धियों की कमी होती है, उन्हें कलाओं के माध्यम से सुख प्राप्त कराया जा सकता है, और ये कलाएं किसी को भी आसानी से सिखाई जा सकती। कुछ भी उपयोगी, उस कपड़े को बना देना या कागज को बना देना, कोई भी घर की ऐसी भी कोई भी टीन के कप में टुकड़े पड़े हों, लोहे के टुकड़े पड़े हों, उनका भी कुछ उपयोग करके कुछ ना कुछ उनसे अच्छी चीज बना देना, अपने आप में यह संप्रत्यय कहलाता है। चीजें बिखरी हुई पड़ी हैं, इधर उधर पड़ी हैं, मान लो बहुत सारा लोहा कहीं इधर पड़ा है, कहीं उधर पड़ा है, आपने सब इकट्ठा किया, कोई चीजें गला दी और गला करके कोई एक अच्छी चीज, उसमें कोई अच्छा उपकरण बना दिया, और उस पर कोई अच्छा सा चाहे सोने का चाहे किसी और मेटल का, उस पर पानी चढ़ा दिया, और वो एक अच्छा सा आइटम बन के तैयार हो गया। समझ आ रहा है? ये क्या है? गुणहीन वस्तु में गुण पैदा कर देना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला होती है, और ये कला आनी चाहिए। लोग तो क्या देखते हैं, भाई काम की चीज होगी तो काम लेंगे, जो चीज काम की नहीं है उसको भी तो काम में लेना सीखो। ये संप्रत्यय नाम के गुण से बताया जा रहा है। तो हर चीज काम की होती है। ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें कोई औषधि गुणवत्ता ना हो। क्या सुन रहे हो? कोई भी पत्ता, कोई भी जड़, कोई भी फूल, ऐसी कोई भी बीज, ऐसी कोई भी वनस्पति नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई गुणवत्ता ना हो। बस आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या है और ये किस काम में आ सकता है। हाँ, अभी तो जड़ पे बात कर रहे हैं। अभी जड़ पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जड़ बुद्धि ज्यादा रहती है लोगों की, तो पहले बाहर से वो जड़ बुद्धि से अपना थोड़ा सा परिश्रम करेंगे, तब वह चेतन ही व्यक्ति होगा जिसके अंदर यह गुण आरोपण किए जा रहे हैं। आपने कोई कला सीख ली है, आप कोई कला जानते हैं, और उस कला को अगर आप किसी दूसरे को दे रहे हैं तो वह चेतन में उत्पन्न होने वाली गुणवत्ता कहलाती है। और अगर उससे आप अचेतन वस्तु के माध्यम से उसे गुणवान बना रहे हैं तो वह अचेतन के अंदर उत्पन्न होने वाली वह गुणवत्ता मानी जाती है। कह रहा था कि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो औषधि से रहित ना हो। कोई भी वनस्पति आप ले लो, आज के समय में तो जो वनस्पति कभी किसी काम में नहीं आती थी वो सबसे ज्यादा अच्छे भाव में बिकती हैं। समझ आ रहा है? वो क्या बोलते हो आप लोग, मशरूम है, एक और होता है वो कुकुरमुत्ता है, एलोवेरा। ये चीजें पहले यूं ही खेतों के बाड़ियों पे ऐसे ही कहीं कहीं लगी रहती थी, इनका कोई काम नहीं होता था, और ये वैसे ही घास फूस की तरह ऐसी पड़ी रहती थी। लेकिन जब इनकी गुणवत्ता बता दी गई
तो ये बेकीमत की चीजें आज अच्छी कीमत में जी बेशकीमती हो गई है। समझ आ रहा है? बेकीमत की चीजों को कि बेशकीमती चीजें बना दिया किसने? बस उनकी गुणवत्ता बता करके उन्हें काम में लेने की कला आना चाहिए। है? हाँ, कचड़े से बिजली बनती है। हर चीज आजकल काम में आती है। जो किसी भी तरह से बिल्कुल यूजलेस प्रोडक्ट हो गया है और आपने उसको बिल्कुल फेंकने की सोच ली है, लोग उसको भी काम में लेकर के कुछ ना कुछ उससे बना लेते हैं। जो भी पहले दालें होती थी और किसी भी तरीके की जिनमें खल वगैरह निकलता था, उस खल का भी बड़ा बड़ा यूज होता है। समझ आ रहा है? आप तो वो खल को यूं ही निकाल के फेंक देते हो, उससे भी भोजन की वस्तुएं बनाई जाती हैं। हाँ, वो खली जो आती है उससे भी भोजन की वस्तुएं बनाई जाती हैं। पहले वो केवल पशुओं के काम में आती थी, अब वो मनुष्यों के भी काम में आने लगी है। हाँ, सुन लो। समझ आ रहा है? उस खली के भी बिस्किट बनते हैं और इस तरीके से हर चीज का उपयोग हो रहा है। हाँ, तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि वस्तु की गुणवत्ता को अगर हम बढ़ाने की कला सीख जाते हैं तो इसके लिए हमें कोई ज्यादा पढ़ने की, किसी तरह की डिग्रियां लेने की आवश्यकता नहीं है। बिना डिग्री वाला व्यक्ति भी बहुत अच्छे ढंग से धन भी कमा सकता है और उससे सुख भी प्राप्त कर सकता है। और इस चीज की जरूरत होती है। आखिर हर बच्चा एक जैसा दिमाग का नहीं होता, हर बच्चा एक जैसे परसेंटेज नहीं ला सकता, और जब उसके परसेंटेज नहीं बनते हैं, जब वो पढ़ाने पर भी पढ़ नहीं पाता है, तब उसे इसी तरह की कलाओं से जोड़ करके उसे सुखी बनाया जाता है। आखिर वो सुखी जीवन जिएगा तो कैसे जिएगा? जिसके पास मान लो बुद्धि नहीं है, हम उसे पढ़ा रहे हैं, याद करा रहे हैं और उसे याद नहीं हो रहा है, उसे किसी भी तरीके से वो चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसके पीछे कितना पढ़ोगे? अब गणित है, बहुत अपने आप में कठिन भी है और सरल भी है। जिसको समझ में आ जाए उसके लिए सरल है, उसको मजा आने लग जाता है, और जिसको समझ में ना आए तो वो आफत होती है उसके लिए। गणित के नाम से डरने लग जाता है बच्चा। उसके फॉर्मूले, उसको गणित के सॉल्व करने के तरीके, वो सब अगर ढंग से समझ में नहीं आते हैं और बच्चा उसका उपयोग नहीं कर पाता है, तो आप उस बच्चे को लेकर के कब तक रोते रहोगे? गणित में अच्छे नंबर नहीं लाता, गणित में फेल होता रहता है, पढ़ता क्यों नहीं है, एक्स्ट्रा कोचिंग लगा दी है, फिर भी क्यों नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, मेहनत क्यों नहीं करता है? कब तक उसके लिए टोकते रहोगे? हो सकता है वो गणित में अच्छा ना हो, किसी और चीज में अच्छा हो, लेकिन अब वो चीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट बता दी गई कि नहीं, तुझे गणित भी पढ़ना है, उसमें भी तुझे अच्छे नंबर लाना है। ऐसा सोच करके बच्चे के अंदर जो टेंशन आता है, उस टेंशन से बचने का तरीका इन्हीं कलाओं के माध्यम से होता है। पहले बच्चों के लिए कोई भी विषय पढ़ना आवश्यक तो होता था, लेकिन अनिवार्य नहीं होता था। आवश्यक में और अनिवार्य में अंतर समझते हो? हाँ, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो पहले तो ऐसा होता था कि भले ही उसमें 20 क्वेश्चन हो, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन कह दिया जाता था ये क्वेश्चन अनिवार्य है, माने वो क्वेश्चन आपको जरूर करना है, उसके लिए नंबर अलग आपको मिलेंगे। होता था ना? अब वो अनिवार्य अलग चीज हो गई, आवश्यक अलग चीज हो गई। आवश्यक तो सभी है, लेकिन अनिवार्य, ये क्वेश्चन आपके लिए अनिवार्य है, माने ये जरूर करना है। जब कोई चीज अनिवार्य हो जाती है और वो अपने से नहीं होती है तो वो टेंशन देने लग जाती है। जब पेपर आता था तो सबसे पहले यही देखने को मिलता था, ये अनिवार्य प्रश्न कौन सा है, ये अपने से बन रहा है कि नहीं, क्योंकि उसी के ऊपर सारा का सारा खेल होता था। वो जरूर करना है, वो नहीं किया तो बहुत नंबर कट जाते, माने बहुत कुछ नहीं मिलता। तो जब ये अनिवार्य वाला सिस्टम हट गया, ये हमेशा नहीं चला, कुछ समय तक पहले चला करता था। आवश्यक हैं, उन आवश्यकों में भी पहले जब पेपर होते थे तो एक ऑप्शन दिए जाते थे।
20 प्रश्न हैं, आपको कोई भी 15 प्रश्न करने हैं, या 10 प्रश्न हैं, आपको कोई से भी 5 प्रश्न कर लेने हैं। पहले इस तरीके के ऑप्शन भी आते थे क्वेश्चन पेपर में। बोलो तो आते थे कि नहीं? सब पढ़े लिखे हो गए नहीं? आज भी आते कि नहीं आते? आज ज्यादा नहीं आते, आज ऑप्शन कम मिलते हैं। बहुत बहुत 6 क्वेश्चन देंगे तो एक छोड़ देंगे, भाई चलो 5 तो करना है, ऐसा होता है आज। और पहले 10 आते थे, 10 में से कोई से भी 5 कर लो आप, तो बच्चा आराम से मस्त होकर के सब कोई सा भी 5 कर देता था है? हाँ, कोई से 5 कर लो। तो एक बच्चे को जहां पर सहूलियत मिलती है, जहां पर उसे ऐसा भाव मिलता है कि हमारे लिए टेंशन नहीं है। कभी कभी तो ऐसे भी होशियार बच्चे होते हैं, 10 के 10 करना जानते हैं, कौन से 5 कर दें, शुरू के ही उनने 5 निपटा दिए। समझ आ रहा है? लेकिन अगर कोई दूसरे भी लेवल के बच्चे होते हैं तो उनके लिए भी वो करते बने। पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? हर बच्चे में अपनी क्षमता का निखार हो, हर बच्चा अपनी योग्यता को बढ़ा करके आगे चले। कोई भी बच्चा किसी भी बच्चे की क्षमता को देख करके टेंशन ग्रस्त ना हो जाए। यह पढ़ाई का उद्देश्य पहले हुआ करता था, इसलिए ये ऑप्शन हुआ करते थे। बच्चे को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, वो कोई से भी प्रश्न कर ले, पास हो जाएगा। लेकिन जब बच्चों की क्षमताएं ज्यादा बढ़ने लग गई, हम उसमें से क्रीम छांटने लग गए, तो बच्चे अब छठे छटाए बच्चे आए हैं, तो अब उनके लिए हमें फिर वही प्रश्न देने पड़ते हैं, ऑप्शन कम। जितने क्वेश्चन है आपको उतने ही क्वेश्चन करना है, और उसको और टफ बनाना है तो बस 5 प्रश्न है, 5 ही प्रश्न आपको सॉल्व करना है, कोई उसमें ऑप्शन नहीं है। और कठिन बनाना है, एक भी क्वेश्चन आपने गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग होगी, जो सही है उसमें से 1 नंबर और कट जाएगा। समझ आ रहा है? ये जितने भी सिस्टम है, ये सब क्या है? ये सब बच्चों के लिए एक तरफ क्षमता को बढ़ाने वाले भी हैं, तो जो बच्चे कमजोर होते हैं उनके लिए टेंशन देने वाले भी हैं। अब समझो आप जिसको नेगेटिव मार्किंग होने लगी, 5 के 5 करना है और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होने लग जाए, तो बच्चा नियम से जो थोड़ा सा भी कमजोर होगा वो फेल हो जाएगा। तुक्का लगाया तो गया और नहीं लगाया तो कुछ नहीं है। समझ आ रहा है? ये अपने आप में ऐसी चीजें बनती चली जाती हैं शिक्षा पद्धति में, जिसके माध्यम से बच्चों के अंदर तनाव बढ़ते चले जाते हैं और बच्चे पढ़ने की बजाय पढ़ने से ऊबने लग जाते हैं कि हमें नहीं पढ़नी ऐसी पढ़ाई, नहीं पढ़ना ऐसा गणित, हमें समझ में नहीं आता। जिसको आता है वो कर लेता है, लेकिन जिसे नहीं आता है वह उतना तो कर लेता है जितना उसके काम का है। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, कुछ थोड़ा बहुत जो है नियमों के तहत अपने उस फॉर्मूले के तहत कुछ भी लगा करके सॉल्व कर लेना, ये थोड़ा बहुत तो चल जाता है। लेकिन जहां उसके सामने कठिन कठिन प्रश्न आने लग जाते हैं और उसमें कई सारे फॉर्मूले लगा करके उसे सॉल्व करने की लंबी लंबी विधाएं आने लग जाती हैं, वहां बच्चे के लिए वह गणित दुखदाई होने लग जाता है और उस गणित से उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। उस गणित से उसके जीवन की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। लेकिन उसे दिक्कत इस बात की होती है कि अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो हमारे नंबर कम आएंगे, और नंबर कम आएंगे तो मम्मी हमसे कहेगी ये गधा हो गया। दिक्कत इस बात की है। और विषयों में वो कुशल है, निष्णात है, लेकिन अगर एक विषय में कमजोर है तो उसे आगे बढ़ने से घर वाले भी उसका एक तरीके से मोटिवेशन नहीं करते, और वह बच्चा धीरे धीरे किसी भी तरह की इंफीरियरिटी उसके अंदर आने लग जाती है तो वो परेशान होने लग जाता है। ये बात अगर समझ में आ सकती है तो इन 4 गुणों को समझ करके समझी जा सकती है। सुख का कारण क्या है? बुद्धि भी है, अभ्यास भी है, लेकिन अगर बुद्धि और अभ्यास से भी उसमें गुण नहीं आ रहे हैं, कोई अतिशय उसमें विपाक नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो क्या करें? गुणहीन को भी गुणवान बनाओ, इसका नाम है संप्रत्यय। उसमें अनेक गुण हैं, लेकिन एक गुण नहीं होने पर हम उसे बिल्कुल गुणहीन बना रहे हैं। और यहां क्या कहा जा रहा है?
जो गुणहीन भी हो उसको भी गुणवान बनाओ। अब आप सोचो कि बच्चा 8 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट हैं, उनमें से 7 में अच्छा है, एक में नहीं है, तो आपकी दृष्टि में क्या हो गया? गुणहीन हो गया। और यहां कहा जा रहा है कि बच्चा अगर 7 में भी डल हो, बिल्कुल ही भोंदू भी हो, तो भी उसको गुणवान बनाना। समझ आ रहा है? यह आपके अंदर की कला होनी चाहिए। इसलिए किसी भी बच्चे से कभी इस तरीके का बिहेव नहीं करना चाहिए, ना उसे बार बार किसी एक कमजोरी पर टोकना चाहिए कि तेरे इंग्लिश में नंबर कम आते हैं, कि तुझे गणित में नंबर कम आते हैं, तू बिल्कुल गणित नहीं पढ़ता है, तुझे बिल्कुल। अब किन्हीं बच्चों को हिंदी और हिस्ट्री समझ में नहीं आती, नहीं समझ आ रहा। हिस्ट्री याद करने की चीज होती है, कितनी याद करें, वो जियोग्राफी कितनी याद करें, तो किसी बच्चों के लिए वो कहानियां याद नहीं होती। गणित अच्छे से करते बनता है, अब वो हिस्ट्री समझ में नहीं आती, कौन से सन में कौन अकबर हुआ, कि हुमायूं हुआ, कि बाबर हुआ, वे सन कब तक याद रखे। समझ आ रहा है? हर बच्चा हर विधा में निष्णात हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो लोग कुशल होते हैं, गुणवान होते हैं, वो ये देखते हैं ये बच्चा अगर किसी भी विधा में कुशल है तो इसको उसी विधा में आगे बढ़ा दो। ये पद्धतियां आज की इस मैकाले की शिक्षा में नहीं है। ये पद्धतियां पहले गुरुकुल की पद्धतियों में, शिक्षाओं में हुआ करती थी। इसलिए कोई भी बच्चा पहले हताश नहीं होता था, निराश नहीं होता था। हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई गुण होता था और उस गुण के माध्यम से उसको आगे बढ़ा दिया जाता था। भले ही बच्चा पढ़ने में अव्वल ना हो, खेलने में है तो खेलने में आगे बढ़ा दो, चैंपियन बना दो उसको। चल कबड्डी खेलना जानता है, चल कबड्डी खेल, कुछ तो खेल, ढंग से तो खेल। तो वो कबड्डी कम से कम ढंग से खेलने लग जाए। चेस खेलना जानता है तो चेस खेलना सीख जाए। शतरंज एक अपने आप में बड़ी कला है, दिमाग वाला व्यक्ति उसको खेल सकता है। चैंपियन बनाना है उसको, किसी भी चीज का चैंपियन बनाओ, चाहे कबड्डी में आगे ले जाओ, चाहे चेस खेलने में आगे ले जाओ, चाहे बैडमिंटन में ले जाओ, चाहे क्रिकेट में ले जाओ, चाहे बास्केटबॉल में ले जाओ, किसी में ले जाओ, उसको कहीं ना कहीं चैंपियन तो बनाओ उसको। जो भी वो खेलना चाहता है उसे खिलाओ, जो पढ़ना चाहता है उसे पढ़ाओ। इस तरह की स्वतंत्रता के साथ में जहां शिक्षा दी जाएगी वहां बच्चों का विकास होगा। उसी को कहेंगे बच्चों के अंदर की क्षमता का बढ़ाना। ये पद्धतियां पहले की थी, आज इन पद्धतियों का पूरा लोप हो गया है। और इस लोप के कारण से ही बच्चा अच्छा होते हुए भी किसी एक कमी के कारण से दुखी बना रहता है। यहां सुख के कारण बताए जा रहे हैं। बच्चे के अंदर या वस्तु के अंदर कोई भी गुण ला करके उसे गुणवान बना दो। समझ आ रहा है? पत्थर होता है, सामान्य से पत्थर पड़ा है, कोई उसकी कीमत नहीं है। लोग आते हैं उस पर बैठ करके चले जाते हैं, कोई आते हैं उस पर कपड़े, है ना, पहले धोबी लोग हुआ करते थे, कपड़े अपड़े कूटा करते थे। समझ आ रहा है? और उसी पत्थर को एक शिल्पकार ने अपने हाथ में ले लिया, धीरे धीरे टंकन टंकन टंग टंग टन टन करते करते उसका टंकन करते हुए उसमें एक आकृति बना दी। आकृति बना दी तो उसमें से जब आकृति उभर के आ गई तो उस पत्थर की कीमत बन गई। क्या कीमत बन गई? लोग उस पत्थर को अब अपनी दीवालों पर लगा सकते हैं, अपने घरों में लगा करके उसकी घर की सजावट कर सकते हैं, उसकी कीमत बन गई। जो पत्थर फ्री में पड़ा था, एक कलाकार ने उस पत्थर पर एक आकृति बना करके उसे 10,000 20,000 में उसको बेच करके उससे धन कमा लिया। क्या करता था वो? कुछ नहीं करता था, बस बैठा बैठा छेनी हथौड़े लिए हुए टन 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 करता रहता था उसको। समझ आ रहा है? और उसने उसको कीमती बना दिया। जो वस्तु गुणहीन थी उसमें उसने उसको गुणवान बना दिया। अब जब वो गुणवान बन गई वस्तु, खरीदार आने लगे, ग्राहक आने लगे,
उसकी कीमत अगर बढ़ने लगी तो वह ग्राहकों को भी देख करके अब उसकी कीमत बढ़ाने लगा। नहीं भाई, ये 20,000 का ग्राहक तो कल भी आया था, मैंने लौटा दिया था, नहीं दूंगा। समझ आ रहा है? किसी को अच्छा लग रहा है तो जो 20 में लेना चाह रहा था वो कहेगा नहीं भाई 25 में दे दे। वो 25 में भी मना करेगा तो वह 50 में भी बेच लेगा उसको। इस तरह की चीजें होती हैं। एक एक पेंटिंग 1-1 लाख रुपए तक की बिकती है। समझ आ रहा है? ऐसे ऐसे कलाकार हुए हैं जिनकी पेंटिंगें माने जैसे कि कोई स्याही फैला दी गई हो, ऐसा लगता है, कुछ भी नहीं दिखता उसमें, बस उसके नाम से बिकती है। करोड़ों में बिकती है। समझ आ रहा है? नाम बिकता है कई बार आदमी का। एक बार उसने कभी अपना नाम कमा लिया, उसकी पेंटिंगें बिकने लगी, अब वो अपने हाथ से कुछ भी यूं कर देता है, कुछ भी चला देता है, बिकता है। अब समझो कौन से जॉब करे वो जिसके माध्यम से उसे लाख रुपए मिलेंगे, करोड़ रुपए मिलेंगे। घर बैठे बैठे अपने हाथ से जब चाहे वो लाख और करोड़ कमा लेता है। इसे कहते हैं बिना डिग्री के भी कला कौशल के माध्यम से वस्तु को, व्यक्ति को गुणवान बना देना। ये संप्रत्यय है। आ रहा है समझ में? ऐसा प्रत्यय माने ज्ञान होता है, सम माने समीचीन। ऐसा समीचीन ज्ञान जो आपके लिए गुणवान बना दे और आपके अंदर का कोई ना कोई गुण निखार दे, उस संप्रत्यय ज्ञान को भी यहां कला कौशल के ज्ञान में लिया जाता है। और वह ज्ञान भी हमारे लिए सुख का कारण है। उस सुख के माध्यम से बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को हम आगे बढ़ा सकते हैं, और यह होता है। एक गुण तो वो हो गया कि उसके लिए उसने, शिल्पकार ने मूर्ति बना दी, और जब शिल्पकार ने मूर्ति बना दी, वो मूर्ति तो कहीं ना कहीं रखने लायक हो गई, गार्डन में लगाने लायक हो गई। लेकिन उसी मूर्ति में जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई तो वही मूर्ति पूजनीय हो गई, पूजन करने लायक हो गई, धोख देने लायक हो गई, और उस मूर्ति के माध्यम से वह स्थान अपने आप में एक मंदिर बन गया। यह भी एक कला है। क्या सुन रहे हो? व्यक्ति अलग अलग तरह की कलाओं से निष्णात होकर के इस तरह से कलाकार बनता चला जाता है। और यह कलाकारी अगर आ जाती है तो कभी भी आपके लिए कोई दुख नहीं होगा, सुख आपको मिलता रहेगा। पहले के लोग इसी तरीके से पढ़ाई करते थे, लेकिन पढ़ाई करने के साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसी भी कला होनी चाहिए, नैतिक चातुर्य होना चाहिए। वह चातुर्य जो होता है वह आदमी के लिए सुख देने वाला बनता चला जाता है। और इस तरह का चातुर्य जब आ जाता है तो फिर कीमती चीज अपने आप बनती चली जाती है। व्यक्ति भी कीमती हो जाएगा, जो कीमत देने लग जाएगा, पैसा कमाने लग जाएगा, वो व्यक्ति भी अपने आप में कीमती हो गया। अब आप सोचो कि जो लोग कभी इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, वो इस तरीके से अपनी कीमत कभी भी बढ़ा नहीं सकते, बना नहीं सकते। जिन बच्चों के लिए इस तरह की कोई कीमतें नहीं है, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, हमें कोई ऑर्डर देगा, हमें कोई काम देगा, तब हम उस काम के थ्रू कुछ करेंगे, सीखेंगे। आज बच्चे खूब फैशन डिजाइनिंग के कोर्स करते हैं। लड़कियों में तो खूब शौक चढ़ा ही है, फैशन डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग। ये पहले कोई कोर्स नहीं थे, अब ये कोर्स बन गए। और कोर्स बनने के बाद भी इनसे आप पैसा कमा पाओ, इसके लिए भी आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। आज करने वाले कर लेते हैं, ऑनलाइन अपना कुछ ना कुछ शुरू कर देते हैं, उससे भी कर लेते हैं। और जो नहीं कर पाते वो ना ऑनलाइन कर पाते ना ऑफलाइन कर पा रहे हैं। ये अपने आप में कलाओं का ही एक मॉडर्न तरीका है, जो फैशन डिजाइनिंग, और कोई चीजें नहीं है। ये उन्हीं कलाओं का एक सुधरा हुआ तरीका है। और इसके माध्यम से बच्चे जब आज पढ़ लिख करके कोर्स तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें प्रैक्टिकली जब चीजों को करना नहीं आता है तो भी उनके अंदर वह गुणवत्ता नहीं आ पाती। इसलिए
बच्चों को गुणवान बनाने के लिए आपको जब प्रेरणा मिलने लग जाए तो अपने आप हर बच्चा सुखी बन सकता है। सुख के कारण ये भी हैं जो आपको यहां बताए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब से अपना मन बनाना, हम किसी भी कमजोर बच्चे को देखते हुए उसे किसी भी प्रकार से हतोत्साहित नहीं करेंगे। और ऐसे बच्चे सब जगह मिलते हैं। कल प्रतिभा स्थली की बहनें बैठी थी, कहने लगी महाराज कुछ ऐसी भी बच्चे आते हैं जिन्हें कितनी भी जिनके साथ मेहनत की जाए, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत गरीब थे लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए किसी ना किसी तरीके से उपाय किया गया, और हम लोग उनके साथ मेहनत भी करते हैं तो भी रिजल्ट नहीं आते हैं। फिर भी आचार्य महाराज ने कहा कोई भी बच्चे को कम नंबर आने से या नहीं पढ़ पाने से भी उसको स्कूल से बाहर मत निकालना। उसको आप अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो कोई ना कोई काम सिखाना। और ये हथकरघा, ये शिल्पकला, ये इसीलिए ला करके सामने रखी गई है कि अगर बच्चा अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाए तो उसे इस काम में लगा करके उसकी कला को विकसित करना, उसे कुछ ना कुछ काम का बनाना। ये वही संप्रत्यय की कला है, संप्रत्यय ज्ञान है, जिसके माध्यम से आचार्य महाराज भी गुणहीन बच्चों को भी गुणवान बनाने की भावना अपने अंदर रखते हैं। और यही भाव अगर रहेगा तभी हम कहेंगे सबका विकास। समझ आ रहा है? सरकारें बोलती तो हैं क्या? सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका ले लेते हो, विकास सबका होता नहीं है। वोट दे दो, वोट दे दो, वोट तो चाहे मूर्ख हो चाहे ज्ञानी हो, वोट तो सबके मिलने हैं। तो साथ तो सबका ले लिया तुमने, अब विकास सबको करने की आपके अंदर जब तक इस तरीके की कलाओं में प्रोत्साहन नहीं होगा, सबका विकास नहीं होने का। तो सबका विकास तभी होगा जब आप विकास की योजनाओं में हर बच्चे के योग्य जो भी उसके अंदर गुणवत्ताएं हो सकती हैं उसको आप प्रोत्साहन करने के कोर्स बनाएं, उसको आगे बढ़ाने की आप लाइनें दें, तब जाकर के वो सबका विकास कहलाएगा। समझ आ रहा है? इसलिए सरकारों के नारे तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, बड़े बड़े उन नारों के माध्यम से लोग समझ रहे हैं कि हां सबका विकास हो रहा है, लेकिन विकास सबका नहीं होता है। वो सारी छटनी ऐसी हो जाती है कि एक तरफ एक छटनी हो गई, बस उसका काम लेकर के लोग अपने आंकड़े बना करके दिखाते हैं ये हमने विकास कर लिया, बाकी 90% माल जो है वो बिल्कुल गुणहीन होकर के पड़ा रह जाता है। 10% विद्यार्थी काम में आता है जो पढ़ रहा होता है, बाकी 90% विद्यार्थी बेरोजगारी की श्रेणी में चला जा रहा है। और हम कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। क्या विकास? बेरोजगारी का मतलब ही है कि उसको किसी काम के योग्य आपने बनाया ही नहीं। उसे जिंदगी में 20 साल 25 साल होने के बाद यह समझ नहीं आ पाया कि मैं किस तरह से पैसा कमा सकूं, मेरे अंदर कौन सी कला है, कौन सा ज्ञान है जिसका यूज करके मैं कुछ अपनी आजीविका का साधन बना सकूं। ये उसके अंदर अगर 25 साल में नहीं हम समझा पाए तो हमने उसको क्या पढ़ाया है? हमने पढ़ाया क्या उसको? पढ़ाने का मतलब क्या निकला? पढ़ाने का मतलब ही होता है कि उसे इस योग्य बना देना कि वह खुद किसी ना किसी रूप में अपनी कला से, अपनी बुद्धि चातुर्य से धन अर्जन करके सुखी हो जाए। इस तरह की योग्यता का विकास कर देने का नाम ही अच्छी शिक्षा कहलाती है। यह विकास का सही तरीका है। लेकिन आज का विकास सिर्फ कंपटीशन पे हो गया है। कंपटीशन के अंदर भी तरह तरह का वो आरक्षण है। सामान्य कैटेगरी का अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आज उस कंपटीशन के कारण से, आरक्षण के कारण से आगे नहीं बढ़ पाता और हतोत्साहित होकर के एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए मजबूर हो जाता है। वो भी तब जब उसके पास में कुछ अपनी जमा पूंजी हो, घर वालों के पास में भी कुछ पूंजी हो। नहीं तो घर वाले कहते तुझे जिंदगी भर पढ़ाने में ही सारा पैसा लगा दिया, अब दुकान कहां से खुलाऊं? तू ही अपना काम देख ले, कहीं पर जाकर के कुछ देख ले। तो अब उसे कोई ना छोटा सा छोटा काम देखने के लिए, एक छोटी नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है उसे।
लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद में, पढ़ाने के बाद में उसे एक छोटी सी नौकरी, 10,000 रुपए महीने की भी नौकरी कमाने के लिए इधर उधर देखना पड़ता है। ये जो शिक्षाओं की तरीके बन गए हैं, ये सुख के कारण नहीं है, ये आपको समझना है। बच्चों के लिए सुख का कारण, ये अपने को जो शास्त्रीय पद्धति बताई जा रही थी, इनसे बच्चे को जीवन में सुख मिलता। और वो सुख वही सुख है जो आप चाह रहे हो, संसार का सुख। वो बिना धन के नहीं आएगा, बिना इज्जत के नहीं आएगा। इज्जत से भी मिलने वाला सुख था, जिसे कल अभिमान के नाम से कहा। बुद्धि से मिलने वाला सुख था, अभ्यास नाम से कहा। और जो बुद्धि के बिना भी मिलने वाला सुख है, उसे संप्रत्यय नाम से कह रहे हैं। और जब ये सब सुख मिल जाएंगे, तब आपको किसी विषय से कोई सुख मिलेगा। विषय सुख तो बाद में, इसलिए चौथे नंबर पे विषय है। उसके लिए आगे कह रहे हैं, इंद्रिय मनस तर्पणो भावो विषय। विषय क्या कहलाता है? जिससे इंद्रियां और मन का तर्पण हो जाए। सुन रहे हो? तर्पण शब्द सुना होगा आपने। पितरों का तर्पण करते हैं लोग, पानी देते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, दान करते हैं। क्या करते हैं? पितृ तर्पण। तर्पण का मतलब संतोष, सुख। उन्हें सुख मिले ना मिले, यहां पर किसके सुख की बात कर रहे हैं? अगर आपको आपके बगीचे से सुख मिलेगा, तो वह इंद्रियों के और मन के तर्पण से मिलेगा। तर्पण समझ रहे हो? क्या मिलना चाहिए? इंद्रिय और मन को तृप्ति मिलना चाहिए। जैसे आप बहुत प्यासे हो, है ना, कहीं धूप से झुलस के बिल्कुल आए हो, आपको दूर से आने में कहीं दूर दूर तक पानी नहीं मिला, समझ आ रहा है? और फिर जैसे ही आपके लिए एक गिलास पानी, और वो भी थोड़ा सा अच्छा कूल कूल, और उसमें भी रूअफ़ज़ा का कलर, और फिर उसमें मिश्री, इलायची, सभी सुगंधित चीजें हों, और वो आपने फिर एक गिलास ढंग से पी लिया, क्या कहते हो फिर? आत्मा तृप्त हो गई। समझ आ रहा है? आत्मा के लिए सुख मिला। वो सुख किससे मिला? विषय। वो एक गिलास पानी, वह उसका विषय है। समझ आ रहा है? इंद्रियां, पूरे शरीर के अंदर आग से झुलस रही थी इंद्रियां, आंखें भी खुल नहीं रही थी, इतनी गर्मी के कारण से शरीर भी बैठा नहीं जा रहा था, इतना वह परेशान हो रहा था, सूख गया था। और वह एक गिलास ठंडा पानी उसने पिया, इंद्रियां भी तृप्त, मन भी तृप्त, और भीतर तक आत्मा भी तृप्त। इसे कहते हैं तर्पण का सुख। विषय से, इंद्रियों से, मन से जो आत्मा को यह सुख मिला, यह सुख उसके लिए भले ही भौतिक सुख है, लेकिन इस सुख की भी उसे जरूरत रहती है। इसके बिना भी उसका काम चलता नहीं है। यह सुख भी चाहिए। तो आदमी को सुखी बनाने का उपाय बताया जा रहा है। इंद्रिय और मनों का तर्पण होना भी आपके लिए सुख का कारण है। आपकी इंद्रियां संतुष्ट नहीं होंगी, आपको सुख नहीं मिलेगा। आपका मन संतुष्ट नहीं होगा, आपको सुख नहीं मिलेगा। मान लो आप प्यासे थे, सामने वाले ने पानी तो ला करके दिया, लेकिन उस पानी में कुछ स्मेल आ रही थी। नहीं समझ आया? माने पानी ठंडा था, कूल कूल था, रूअफ़ज़ा भी उसमें डला हुआ था, लेकिन उसको जैसे ही मुंह में डाला, खारा सा लगा और उसमें स्मेल भी आ रही थी। तो क्या हुआ? अब उसे अगर कोई दूसरा पानी नहीं दिखाई दे रहा है तो पी तो लेगा, भाई क्या करे, थोड़ी जान तो है, लेकिन तर्पण नहीं हुआ। समझ आ रहा है? सुख नहीं मिला। वस्तु सही होते हुए भी उससे हमें सुख की प्राप्ति नहीं हुई। वो सुख की प्राप्ति कब होगी?
इंद्रियों को संतोष मिले, मन को संतोष मिले। जैसे ही वह पानी पी लेता है, पानी एक ऐसा घुलनशील पदार्थ है, सबसे पहले बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जाकर के मिक्स होकर के आपको तुरंत ऊर्जा देता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति गर्मी के कारण से आहत हो जाता है, परेशान हो जाता है, तुरंत उससे कहा जाता है भाई कम से कम कुछ नहीं है, ग्लूकोज बना के इसको पिला दो। वो ग्लूकोज पैकेट में भी आता है, 1 चम्मच डाल के बना दो, और नहीं तो पहले घरों में कैसे ग्लूकोज बनता था, बस घर का ग्लूकोज। समझ आ रहा है? नहीं पता? इन बच्चों को कुछ नहीं पता, ये भी कलाएं हैं, सिखाया करो बेटा घर का ग्लूकोज कैसा होता है। ये पाउडर जो ग्लूकोज के आते हैं, ये ग्लूकोज की गोलियां आती हैं, ये सब अलग चीजें हैं। और घर का ग्लूकोज, आपको दस्त लग गए, कुछ ऐसा खा लिया, गर्मी चढ़ गई, परेशान हो गए, तुरंत बोतल लगा देनी पड़ती। भाई बोतल लगाने की जरूरत नहीं, उसको थोड़ा ग्लूकोज पिला दो। वो ग्लूकोज क्या होता था पहले घर में? 1 गिलास पानी में 1 से 2 चम्मच बूरा और आधा चम्मच नमक। समझ आ रहा है? और उस पानी में दोनों चीजें घोल दो, ग्लूकोज तैयार है, पी जाओ। धीरे धीरे करके उसको चम्मच चम्मच पिला दो, ड्रॉप ड्रॉप करके पिला दो। उसको बोतल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ड्रिप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर तुरंत कहता है कुछ भी थोड़ा सा बच्चे को दस्त लग गया, कुछ हो गया, तुरंत उसको बोतल लगा दो। भाई बोतल की इतनी जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप उसको बूंद बूंद करके, चिम्मच चिम्मच करके 1 गिलास पानी उसके अंदर पहुंचा दो। वो बोतल से 2 गिलास पानी, बोतल से ज्यादा काम करेगा वो। ये पहले की पद्धतियां हुआ करती थी, लेकिन आज लोग सीधा सीधा डॉक्टर को एडमिट किए, डॉक्टर ने कहा ड्रिप लगा दी, घर में बेटे को बोतल लग गई, बोतल चढ़ गई, बोतल चढ़ रही उसको, अहुआ बना दिया उसको, बोतल चढ़ रही। वो पट्टा पड़ा पड़ा बढ़िया, ऊपर से नहीं खा रहा है, भीतर से नहीं खा रहा, ऊपर से ले रहा है मजा। समझ आ रहा है? और इधर सबकी सहानुभूति मिल रही, बेटे को क्या हो गया, बोतल चढ़ रही, बोतल चढ़ रही, बोतल चढ़ रही है। डॉक्टर के 1,000 का बिल बन गया। वो 1 रुपए के पानी से जो काम होता था, वो डॉक्टर ने 1,000 का बिल बना दिया। बच्चा बच गया, बच्चा बच गया। समझ आ रहा है? सब कलाएं पहले बच्चों को बचाती थी, सब कलाएं घर के लोग जानते थे, सब कुछ अच्छा होता था, लोगों में ज्ञान था, धैर्य था, सब कुछ था। आज सब कुछ खोता चला जा रहा है। छोटी छोटी सी बातों पर तुरंत डॉक्टर तुरंत किसी ना किसी तरह का ऑपरेशन, ये वो, ये सब चीजें बताती हैं। आपके अंदर अपने ही शरीर को, अपने ही बगीचे को चलाने की कोई कला नहीं है। अपने बगीचे का सिंचन तो अच्छे से करने की कला सीख लो। सुन रहे हो ना? अपने बगीचे को सुख कैसे मिल सकता है, इसकी कला तो सीख लो। अपनी इंद्रियों को, अपने मन को सुख कैसे मिले, वो सुख दुख का कारण नहीं बने और सुख मिले, इस तरीके की कला सीखना भी विषय सुख कहलाता है। इसको भी यहां सुख कहा है। ये विषय सुख भी सामान्य से सभी संसारी प्राणियों के लिए आवश्यक है। ये दुख है, ये तो बाद में कहा जाएगा, और परा अध्यात्म कला सिखाई जाती, उसमें आता है ना। लेकिन अभी जो एक सामान्य अध्यात्म है, इससे आप ये समझें, हमें सुख तो मिला, लेकिन किससे मिला? इस पानी से मिला। कई बार लोग ये नहीं देखते हैं पानी से सुख मिला, बस पी लिया, एकदम से पानी 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 करते करते पी लिया। जब आप इस तरीके से दुखी होकर के 1 गिलास पानी कभी आप पिएंगे, तो आपको दिखाई देगा, देखो ये पानी भी हमें कितना सुख का कारण है। तो आप कभी पानी की वेस्टेज नहीं करेंगे, और कभी अगर पानी के फुब्बारे कहीं चल रहे होंगे तो उसे रोकने का उपाय करेंगे। तब आपको समझ में आ जाएगा कि पानी कितनी बड़ी चीज है। ये अध्यात्म सिखाता है। विषय, इंद्रियां, मन, आत्मा और उस आत्मा का संवेदन, ये सब मिलकर के आपके बगीचे को सुखी बनाते हैं। आ रहा है समझ में? सबके बगीचे सुखी हों, इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए महावीर भगवान की